की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वज़ीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। मैं ये बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ना मेरे कोई सियासी अज़ाइम हैं, ना फ़ौज ही अपने सिपाहियाना पेशे से उखड़ना चाहती। Because sir, this is not a Desi conspiracy. This is an international conspiracy. Let me make it quite clear for history. Whatever the future and fate of this individual does not matter. But let me tell you again, this is not a Desi conspiracy. This is not a PNA conspiracy. This is a massive, a huge, a colossal international conspiracy against the Islamic State of Pakistan. एक बैन अवी सतह पे साजिश थी और वो नहीं चाहते थे कि एक पॉपुलर मुस्लिम लीडर यहाँ पर मुस्तहकम हो पाकिस्तान में, जो कि पूरे आलम इस्लाम को यकजा कर सकें। उसके ख़िलाफ़ एक साजिश थी और उस साजिश में वो कुछ हद तक कामयाब हुए। देखिए, क्यों तो एक पेचीदा बात है। कहने को तो ये कहा जाता है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए लगाया गया, मुल्क में बदअमनी थी, सियासी हालात ठीक नहीं थे, इंतखाब में धांधली हुई थी, लेकिन ये बातें हमेशा हमारी तारीख़ में सतही नौइयत के जवाज़ रही हैं। 1977 में कौमी असम्बली में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि वाइट एलिफेंट इज़ आफ्टर माई लाइफ, और हेनरी किसिंजर ने भी इसी तरह की धमकी दी थी 1976 में। तो जो मेन कॉज है इसका, मार्शल लॉ के पीछे जो मेन कॉज था वो ये था कि भुट्टो को हटाया जाए। अमेरिका हटाना चाह रहा था, हटाने की वजह एटमी प्रोग्राम था, इस्तेमाल हुए पाकिस्तान के फ़ौजी और पाकिस्तान के मौलवी। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई थी और वहाँ पर ही जो थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था वो ज़्यादा उन्होंने उभारा और उन्होंने ये बताने की कोशिश की, ख़ास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड को, कि वो ख़ुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकता है। और अगर आप देखें तो उसके अंदर जितने लोग भी सरगर्म थे तो एक एक करके उसी अरसे में जो है वो सब एलिमिनेट हुए हैं और उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी है। 5 जुलाई 1970 रज़ाउल्लाह का मासला दुनियाई तारीख पर एक बदनमाज दाग के तौर पर याद रखा जाएगा। मार्शल लॉ का ज़माना, जो ज़ियाउल्लाह का ज़माना था मार्शल लॉ का, वो तो बड़ा सफाक था और जालिम और जाबिर कहना तो बड़े मासूम अल्फाज हैं जिस किस्म का था। It was, no single word can describe it. You had to live through it. Ayub Khan's martial law was worse, but it was terrible. If you want one word, it was terrible for everybody, including the military. मार्शल लॉ का मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या? डंडे कोड़े मार्शल लॉ। कि उसने सियासत, मईशत, मज़हब, नफासत, लताफत, फिल्म, टीवी, लिखना, पढ़ना, हर तबका फिक्र को दागदार कर दिया, रुला दिया, जबर किया, पाबंदी नाफज की, इंसानों को सोचने पर पाबंदी लगाई। फिर जो तफरीह के तमाम तर मौक़े थे उन पे कदगनें लगनी शुरू हो गई। टेलीविज़न में तफरीह के प्रोग्राम ख़त्म होते शुरू हो गए, तो एक वीरान रेगिस्तान का माहौल था, सियासी पस मंज़र। इस्लाम के नारे पर वो मार्शल लॉ लगा था, लेकिन इस्लाम के नाम पर जितनी गैर इस्लामी हरकतें हुई, जितना लोगों पे जुल्म हुआ उस मार्शल लॉ में, और जितना इस्लाम उस वजह से बदनाम हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब तो पूरी दुनिया में, उन पॉलिसीज़ की वजह से इस्लाम बदनाम हो चुका है। फिर उसने जो है मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी और उसने माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया।
पाकिस्तानी सोसाइटी को तोड़ फोड़ दिया। फिर उसने जो 1985 में नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाया था, उसने पाकिस्तान की सियासत को ख़राब कर दिया। पाकिस्तान की सियासत में बरादरीज़म आ गई, इलाकायत आ गई। तो आज आप देखें कि आपकी सोसाइटी जो है वो बटी हुई है, सेक्टेरियन बेसिस पे भी बटी हुई है और प्रोविंशलिज्म की बुनियाद पे बसी हुई है, लसानी बुनियाद पे बटी हुई है। और इसमें आपकी पॉलिटिक्स में जो पैसे का जो इस्तेमाल शुरू हुआ है, ये भी ज़िया-उल हक के दौर में शुरू हुआ है। फौजी अदालतें बैठती थी, साफ़ियों को, वकला को, सियासी कारकुनों को आधे आधे घंटे में 5-5 साल की कैद की सज़ा सुना देती थी। पब्लिक में कोड़े मारने की, पब्लिक प्लेसेस पे फांसियाँ लगाई गई। कभी ये जो पाकिस्तान में सोचा भी नहीं जा सकता कि आपकी फांसियाँ जो ऐसे चौकों में लगी हुई हों, जो कि बर्बरियत मशरक़ वस्ता में कभी कभी देखी जाती है, पर यहाँ तो देखी नहीं जा सकती थी। हमारे गांव में से तकरीबन 10 लोगों को कोड़े पड़े। ये एक बड़ा अजीब सा समा था, बल्कि वहाँ पर जब लोग बाहर निकले और हमारे बाहर कब्रिस्तान में वहाँ पर टेयर गैसिंग हुई, हमारे ख़वातीन निकले और वो गीला कपड़ा लेके मर्दों को सहारा देते रहे। तो एक अजीब सी फिजा थी। देखें, अगर एक जुमले में कहें ना, तो आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, जो हमारे मसाइल हैं, अब वो मसाइल आप गिनते जाएँ जो हैं, जिन जिन चीज़ों का, मुसीबतों का, अजाबों का हमें आज सामना है, वो शायद हम पर नहीं आते अगर 5 जुलाई 1977 ना होता और इस मुल्क पर ज़िया-उल हक जो है वो अजाब की सूरत में नाज़िल होता। एक्सट्रीमिज़म का प्रॉब्लम है, तो ये एक्सट्रीमिज़म का प्रॉब्लम जो है ये ज़िया-उल हक के दौर में शुरू हुआ। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में हम जब स्कूल से कॉलेज पहुँचे तो हमने देखा कि कॉलेज में वायलेंस है, क्लैश एंड कोफ है, हेरोइन है, हर तरफ वायलेंस था। और उसकी वजह ये थी कि ज़िया-उल हक जो है उसने जो बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको क्रश करने के लिए उसने छोटे छोटे सेक्टेरियन बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, सेक्टेरियन बेसिस पे, प्रोविंशलिज्म की बुनियाद पर उसने बहुत से ग्रुप बनाए, बहुत सी पार्टियाँ बनाई। I think Zia's martial law was a wrong turn for this country. It has led us in a direction that we are finding very hard to change. We are speeding headlong into insanity, into an ambiance in which rational dialogue, in which rational conversation has become increasingly hard. ज़िया-उल हक माशाल्लाह इस मुल्क के लिए एक ऐसा कैंसर था जिसका जहर अभी तक हमारी पूरी कौम की रगों में दौड़ रहा है, और तकरीबन 2 नस्लें उस जहर का कफ़ारा अदा कर चुकी हैं और अभी भी वो जहर हमारी रगों से नहीं निकल सका और पता नहीं कितने और साल लगेंगे उस मुनाफिकत को हमारी कौम में से निकालने के लिए। The Zia era was of state suppression. Now we see that state suppression has seeped into society as well. Now you have non-state actors who are performing the same function that an oppressive state has historically performed in various countries of the world. So today you and I are held hostage not by an oppressive state but by an oppressive society. That I think is the ultimate outcome of the Zia era. ये जनरल ज़िया-उल हक ऐसा बदकिस्मत था कि फिर उसकी कोई लाश, कोई हड्डी किसी को नहीं मिली और उसको आज तक अपना बेटा भी ऑन नहीं कर सकता। कोई जो उसके बेटे बनते थे मुँह बोले वो भी उसके कब्र पर नहीं जा सकता। इससे बड़ी और लानत कोई हो नहीं। पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा गया है 5 जुलाई 1977।